सभी का अथर्व फाउंडेशन और डिफेंस एग्जीबिशन मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधन समिति और व्यवस्थापन समिति की ओर से आप सबका मैं बालाजी शिंदे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरीके से आपने अथर्व फाउंडेशन द्वारा बोरीवली के लोकप्रिय विधायक श्री सुनील राणे जी द्वारा उनके सक्षम नेतृत्व में और उनके संकल्पना के अनुसार भव्य पहली बार डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। आपने देखा ही रहेगा कि ये एग्जीबिशन कितना बढ़िया है, जहां पर आर्म फोर्सेस द्वारा अपने वेपन्स और भारत की सशस्त्र दलों की ताकत बोरीवली में प्रेजेंट की गई है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जोरदार बोरीवली के लोकप्रिय आमदार श्री सुनील राणे सर के लिए जोरदार एक बार तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं। उपस्थित देशभक्त नागरिक और सवेरे तमाम जो युवा जो सेना में दाखिल होना चाहते थे, ऐसे अपने नौजवान एनसीसी कैडेट्स भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित थे। आप सभी लोग जानते होंगे अथर्व फाउंडेशन द्वारा देश में कितने सारे प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जहां पर शहीद जवानों की लड़कियों के लिए लैपटॉप का वितरण बिना मूल्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ अथर्व फाउंडेशन द्वारा जब 7 सिस्टर्स है, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस सभी राज्यों में एम्बुलेंस डोनेशन का काम किया जा रहा है। ये बात कोई छोटी नहीं है और इसके लिए सुनील राणे सर, उनके सक्षम नेतृत्व, माइनोट प्लानिंग, ये सब का फलित है। अथर्व फाउंडेशन द्वारा आप सभी जानते हैं 2018 और 2019 में वरली एनएससीआई डोम में 25,000 लोगों के सामने अपनी शौर्य और पराक्रम की गाथा कई सैनिकों ने, लिविंग लेजेंड्स ने रखी थी और कई अनकही गाथाओं को अथर्व फाउंडेशन द्वारा उस प्रोग्राम में उजागर किया गया था। उसी प्रोग्राम का नतीजा ये रहा, महाराष्ट्र में सैनिकों को केवल 8 लाख रुपए मिलते थे। 8 लाख का 25 और 25 का 50 और 50 का 1 करोड़ रुपया, ये सिर्फ अथर्व फाउंडेशन का उसका क्रेडिट जाता है। और ये सब करने में आमदार सुनील राणे सर का बहुत बड़ा योगदान है। ना कि हम लैपटॉप देखकर और कुछ छोटी मोटी हेल्प कर देखकर नहीं, कि इस सिस्टम में बदलाव लाने का काम सर कर रहे हैं। इसके साथ कई ऐसे काम हैं जो हम बताएंगे तो आप बहुत सारा होगा। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अथर्व फाउंडेशन की वेबसाइट, अथर्व फाउंडेशन के सोशल मीडिया पेजेस, इसके ऊपर जाएंगे तो आमदार सुनील राणे साहब की ओर से कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं उसका आपको पता चलेगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छा ऐसा प्रदर्शन आप देख रहे हो। सैनिकों के साथ जब भी आप वहाँ पर वो वेपन के पास जाते हो तो ये मत समझना, इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड पराक्रम की गाथा। कभी सैनिक ये नहीं सोचता है जब युद्ध होता है तो मेरे परिवार का क्या होगा। यहाँ पर महानायक देगेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, जिन्होंने कारगिल में अपनी 1999 की लड़ाई में महावीर चक्र मिला। उनकी कहानी हमें कल उनके द्वारा सुनने को मिलेगी और आप सभी बोरीवली के लोग ये कहानी सुनने के लिए आना चाहिए। क्या आप आएंगे? महानायक देगेंद्र कुमार का सर्वोच्च सम्मान अथर्व फाउंडेशन कल शाम को करने वाला है और आज हमारे साथ उपस्थित है जिनकी स्टोरी आप यहाँ पर आज सुनने वाले हैं, जो कीर्ति चक्र से सम्मानित है। उनका नाम है सूबेदार संतोष तानाजी राले सर। जोरदार तालियां
सुबेदार संतोष राणा जय। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा जी उपस्थित है, सेना मेडल सम्मानित, उनका भी मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूँ। जय हिंद। अथर्व फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय बोरीवली के लोकप्रिय आमदार सुनील भाऊ राणे साहब, यहाँ पर मंच पे उपस्थित महावीर चक्र से सम्मानित देवेंद्र कुमार, शौर्य चक्र से सम्मानित मधुसूदन सुर्वे जी, और यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित सभी देश प्रेमी, आप सभी को मैं आज अक्षय तृतीया इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे बोरीवली के अंदर हमारे लोकप्रिय आमदार माननीय राणे साहब की तरफ से हमारा जो युद्ध का मैदान उन्होंने बोरीवली के अंदर यहाँ पे हमारे लिए दिखाया, एक जगह सभी वेपन जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वेपन हमें यहाँ लाकर दिखाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने तो सेना में काम किया, सेवानिवृत्त भी हुए, बाकी भी सैनिक जो कर रहे सेवानिवृत्त हो रहे, लेकिन इस देश के रक्षण करने के लिए जो युवा पीढ़ी को तैयार करना है, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी हमारे आमदार साहब ने लिया है, जो हमारे बच्चों के दिल में एक जज्बा और जुनून पैदा करने का जो कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत सराहना करता हूँ उनकी कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए वो इतने प्रेरित कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, सेना में जाने के लिए, और यही बच्चे हमारे देश का कल रक्षा करेंगे। मैं अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझे सेना के अंदर जो जो टास्क मिला मैं उसको किस तरीके से निभाया इस बारे में बात करूँगा। हमारे देश की अगर हम सीमा देखेंगे, जो हमारा नक्शा देखेंगे, हम किताब में देखते, बुक में लिखते, तो हमने कभी सोचा कि ये नक्शा हमारा कैसा बना हुआ है, इसकी लकीर कैसी बनी हुई है, इसका जो शेप जो बना हुआ है हमारा नक्शा का, देश का जो कैसा बना हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो हमारा देश की जो लकीर बनी है हमारे सैनिकों के खून जैसे जैसे बिछाते गए उस मुताबिक बनी हुई। हमारी सेना जहाँ पे रहती है, अभी तो हर जगह पे व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर हमें दिखाई देते हैं सैनिकों के वीडियो, लेकिन अभी हम एक्चुअली उस ग्राउंड पे जाएंगे जहाँ हमने कारगिल का युद्ध लड़ा, बटालिक सेक्टर, सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन होता है, -60 तक जाता है। जहाँ सैनिक रहते हैं वहाँ पे -60 तक जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में सैनिकों को काम करने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। वहाँ पे हमें ज़्यादा दुश्मन का खतरा नहीं, पाकिस्तान का खतरा नहीं, चाइना का खतरा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा रहता है हमारे इस मौसम से लड़ाई लड़ने का। इसी के लिए वहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर उस जगह पे अगर हमारा एक 70-80 साल के अगर बुजुर्ग है, उनको अगर 20-25 kg वेट देके अगर किसी पहाड़ों के ऊपर चढ़ाएंगे तो उनको जितना तकलीफ होगा उससे ज़्यादा तकलीफ एक अच्छे सोल्जर को होती है जिसका ये 20 से 25 साल है। तो ऐसी जगह पर भी वो अपना सही ड्यूटी देता है। तो ऐसी जगह पर ड्यूटी करते समय हमें हमेशा, जब मेरे भी दिल में ऐसे सवाल आते थे कि ये आतंकवादी आते हैं कैसे, वहाँ से कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, हमारी फौज वहाँ पे लगी है। लेकिन हम अगर उसको बारकाई से देखेंगे तो हमारी सीमाएं काफ़ी मजबूत है। उसको जो वायर ऑब्स्टिकल लगे हुए, माइंस लगे हुए, लेकिन मौसम बर्फ यहाँ इतनी गिरती है कि 10, 15, 20 फुट तक जो हमारे वायर ऑब्स्टिकल के वो सारे बर्फ के नीचे दब जाते हैं। तो आतंकवादी उसके ऊपर चल के आता है। तो हम सैनिक हमारी पेट्रोलिंग करते रहते हैं उस जगह पे, लेकिन मौसम इतना खराब होता है कि उस धुंधले मौसम में हमारा कोई भी इक्विपमेंट, अभी बाहर जो इक्विपमेंट आपको शो किया है दिखाने के लिए, तो ये भी इक्विपमेंट कई बार वो नाकामयाब हो जाते हैं कि उससे भी हम उसको निगरानी नहीं कर सकते। और एक सैनिक 1 घंटा 2 घंटा अगर बाहर रहे तो उसका खून जमना शुरू करता है, तो वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाता है। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी को हमारे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। तो मैं वहाँ पे जब पोस्टिंग था श्रीनगर के आगे कुपवाड़ा जिले में, कुपवाड़ा के आगे एक बच्चल गाँव
गाव है, तो उस मच्छल गांव में 56 राष्ट्रीय राइफल बटालियन तैनात है, एक मराठा रेजिमेंट से ताल्लुकात रखती है। तो वहाँ पे एक 15 से 20 किलोमीटर का एरिया हमारे बटालियन के लिए मिला था, जो बॉर्डर संभालने के लिए। तो उसके अंदर 1100 सैनिकों की टीम होती है और उसके एक कमांडर होते हैं, एक कर्नल साहब, जो पूरे बटालियन का नेतृत्व करते हैं। 6 कंपनियाँ होती है और उसमें एक ऐसा प्लाटून होता है जिसके अंदर एक 20 जवान होते हैं। ऐसे जवान होते हैं कि जो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और हर टास्क को अंजाम देने के लिए अपनी काबिलियत रखते हैं। तो ऐसे जवानों में मेरा चुनाव किया था और उस टीम का मैं लीडर था वहाँ पे। ठीक है, सबको मराठी समझ में आता है? ठीक है, मराठीत बोलतो। तर त्या ठिकाणी 20 जवानांचं नेतृत्व करण्याची जी मला प्लाटून कमांडची ड्युटी भेटली होती, त्यामध्ये मी सर्व बॉर्डरवर प्रत्येक रात्री वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी माझा कॅम्प असायचा। 5 ते 6 दिवस बाहेर राहायचा आणि 1 दिवस कॅम्पमध्ये येऊन बाकी आपली कपडे वगैरे धुणं, बाकी मेंटेनन्स वगैरे करणं ही क्रिया चालू असायची। तर असंच एक 18 आतंकवाद्यांचा ग्रुप बॉर्डर क्रॉस करून आपल्या इंडियामध्ये येणार होता, ही माहिती मला अगोदर मिळालेली होती। खबर नक्की होती, आतंकवादी येणार होते। आमच्या शिवसाहेबांनी सर्व बॉर्डरवर एकदम सैनिक सर्व तैनात करून ठेवले होते आणि बॉर्डर क्रॉस करून जर ते आले तर पाठीमागे एक मोठा ओढा होता, त्या म्हणजे एक नदी टाईप ओढा होता, त्या नदीमधून ते क्रॉस करून पाठीमागे जाणार होते। तर त्या ठिकाणी मला ड्युटी दिली होती की या ठिकाणी जर ते आले तर त्यांना तिथं मारायचं होतं। पहिले ते बॉर्डर क्रॉस करून आतमध्ये आल्यानंतर जर ते वाचले, तिथून जर आतमध्ये आले तर त्या नदीपाशी येतील आणि तिथून ते क्रॉस करणार, कारण ते पाण्यामध्ये घुसत नव्हते। पाणी एवढं थंड होतं की त्यांना मारायची गरज नाही, ते असे पण मेले असते। तर त्या ठिकाणी मला ड्युटी लावली होती, माझ्याबरोबर 6 जवान होते। मी रात्रभर त्या ठिकाणी बसलो होतो। सकाळी 4 वाजेपर्यंत टेम्परेचर जसं 12 वाजेनंतर थंड थंड व्हायला सुरू होतं, मायनस टेम्परेचर एकदम 40-45 डिग्रीपर्यंत पोहोचलं होतं। माझी बॉडी पण खूप थंड झाली होती, जास्त हालचाली करू शकत नव्हतं, कारण मी हालचाल केली तर आतंकवादी मला पाहू शकतात। तरी 4 वाजेपर्यंत मी तिथं थांबलो। तर तिथं पोहोचल्यानंतर आतंकवादी त्या ठिकाणी 1 दिवस पहिलेच निघून गेले होते। आतंकवादी त्या ठिकाणी 1 दिवस पहिलेच निघून, तिथले जे लोक असतात, लोक तिथल्या त्या ठिकाणचे गावामधले लोक, त्या गावामधले जे लोक असतात ते 99% सैनिकांना सपोर्ट करत नाही, आतंकवाद्याला सपोर्ट करतात। त्या गावामधल्या लोकांनी काय केलं होतं, आतंकवाद्यांना 1 दिवस त्या एरियामधून पहिलेच काढून दिलं होतं आणि सैनिकांना बॉर्डरवर पूर्ण एंगेज केलं होतं। त्याच्या टास्कमध्ये सफल झाला की त्यांनी काय केलं, सर्व सैनिकांना बॉर्डरवर एंगेज केलं आणि आतंकवादी सेफमध्ये पाठीमागे गेले। रात्रभर त्या ठिकाणी 4 वाजेपर्यंत पाहिलं, एकही आतंकवादी आला नाही। आतंकवादी पहिल्या दिवशी त्या ठिकाणी निघून गेले। पाठीमागे गेल्यानंतर आपली बॉर्डर कशी असते, पहिली एक फेस टू फेस आणि एक 8-10 किलोमीटर पाठीमागे दुसरी एक बॉर्डर असते, सैनिक दोन्ही ठिकाणी डिप्लॉय असतात। तर ते आतंकवादी त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचले, एका पाठोपाठ आतंकवादी त्या ठिकाणी पोहोचले। ते एक 45 राष्ट्रीय रायफलचे युनिट होते त्या ठिकाणी, त्या एका शिपायाने त्या आतंकवाद्यांना पाहिलं की एका पाठोपाठ ते त्यांच्या बटालियनकडे ॲडव्हान्स करतात। त्यांनी त्या शिवसाहेबाला सांगितलं, त्यांची एक 17-18 सैनिकांची टीम गेली आणि त्यांच्यावर एकदम अंदाधून फायर केला। त्या आतंकवाद्यांचा आणि आपल्या सैनिकांमध्ये खूप अंदाधून फायरिंग झालं। तर त्याच्यामध्ये आपले जे कमांडर होते युनिटचे कर्नल थॉमस साहेब त्या ठिकाणी शहीद झाले। तर त्या कर्नल साहेबाला काढायला बाकी जवान पुढे गेले, त्याच्यामध्ये अजून 2 जवान शहीद झाले। आपल्या 3 ज्यावेळेस डेथ झाले त्या ठिकाणी मग खूप फायरिंग त्यांचा आणि आपल्यामध्ये वाढलं। मग बाकी पण सर्व कंपनीने एकदम फुल फायरिंग केलं त्या जंगलामध्ये। आतंकवाद्यांचं ज्यावेळेस फायरिंग सुरू झालं त्यावेळेस मला आवाज यायला सुरू झाला। मला खूप पश्चाताप झाला की मी रात्रभर या ठिकाणी थांबलोय आणि आतंकवादी माझ्यापासून गेलेच कसे। आतंकवादी 1 दिवस पहिलेच गेले होते। मला मेसेज आला की तू लवकरात लवकर त्या ठिकाणी जागा सोड आणि आतंकवाद्यांचा एक जागा दिली त्या ठिकाणी जाऊन पोहोच आणि त्यांना जाऊन संपवायचं होतं। तर मी त्या ठिकाणी माझ्या टीमला घेऊन निघालो। जास्तवर मला सकाळचे 8 वाजले, 4 तास लागले, कारण खूप जंगल, दलदल, पाणी, नाला वगैरे सगळं क्रॉस करून जायला मला 4 तास लागले।
चांगला रस्ता जर निवडला तर आतंकवादी काय करतात, त्या ठिकाणी ग्रेनेड वगैरे लावतात. ग्रेनेड लावल्यात, छोटे छोटे आयडी लावतात, तर त्याच्यामध्ये सैनिकांचा पाय वगैरे पडला तर त्याचा ब्लास्ट होतो आणि त्याचे पाय वगैरे उडतात. त्यामुळे हे मला अगोदरच माहिती होते आतंकवादी काय करतात, त्यामुळे मी दुसरा रस्ता निवडला आणि त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलो. तर आपल्या सैनिकांमध्ये आणि आतंकवाद्यांमध्ये खूप अंदाजून फायरिंग चालू होतं. तर मी माझ्या टीमला तिथं घेऊन जाणं उचित समजलं नाही, कारण मी जर समोर गेलो असतो त्यांनी एक निवेश मारला तर माझी कॅज्युअलिटी जास्त झाली असते. कारण आम्ही अजून एकही आतंकवादी मारला नव्हता. तोपर्यंत जर आपली कॅज्युअलिटी झाली तरी हे खूप मोठं आपलं दुष्काळ मानलं जातं. तर मी सर्व सैनिकांना तिथंच ठेवलं. तिथं ठेवल्यानंतर मग मी पुढे गेलो, एक सैनिकाला बरोबर गेलो. तर आतंकवाद्यांनी मला एकदम तिन्ही बाजूने घेरलं. ते एकदम जवळ यायला सुरू केलं, पण ते पण माझ्यावर फायरिंग करत नाही, मी पण त्यांच्यावर फायर करत नाही. जवळ आले, एकदम 100 मीटर जवळ आले. मला शंका आली की आतंकवादी अजून पण का माझ्यावर फायर नाही करत. मला शंका आली की होऊ शकते हे आपले सैनिक असू शकतील किंवा या ठिकाणचे जे बकरी सांभाळणारे असतात हे असू शकतील, कारण त्यांचं आणि माझं रेडिओ सेटवर कम्युनिकेशन नव्हतं. त्यामुळं मी शेवटी रिस्क घेतली. माझ्याबरोबर एक सैनिक होता, त्याला सांगितलं तुझी रायफल यांच्या डायरेक्शनमध्ये ठेव. माझी पण रायफल त्यांच्या डायरेक्शनमध्ये राहील. माझ्या बॅरलमधून पहिली गोळी निघाल्यानंतर तो एक पूर्ण ब्रस्ट फायर करायचा आणि त्यांना संपवायचं. आमचं एक प्लॅनिंग झालं. म्हटलं कधी कधी आपले सैनिक पण काय करतात, आतंकवाद्यांचा ड्रेस घालून त्या एरियामध्ये फिरतात, कारण आतंकवाद्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी. होऊ शकतं आपला ट्रूप बी असू शकतं. जर आपला ट्रूप असेल तर ते माझ्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. बकरी सांभाळणारा असेल तर तो आवाज वगैरे करेल, ओरडायला सुरू करेल. आतंकवादी असेल तर तो माझ्या फायर करून पळायचा प्रयत्न करेल. तर मी जसं उभा राहिलो त्याने एकदम तिन्ही बाजूने माझ्यावर 18 आतंकवाद्याचं एकदम अंदाजून फायरिंग सुरू झालं. जशी पहिला भ्रष्टाचार निघाला तसं मी खाली बसलो. समोर दगड मोठा होता, त्या दगडावर सगळ्या गोळ्या त्याचा लागत होत्या पुढून, साईडनी पण लागत होत्या, पण दगडातून काही गोळी पार होत नव्हती. त्याच्या डायरेक्शनमध्ये माझे एक मोठे साहेबचा एक मी ब्रस्ट फायर केला, त्यांनी पण फायर केला. ते हाईटवर होते, मी खाली होतो. त्याच्यातले 3 आतंकवादी पलटी मारत माझ्यासमोर येऊन पडले. त्यांचं ब्लडिंग वगैरे चालू होतं, त्यांच्या एक बोटी शिवून पाणीमागच पडलेल्या होत्या आणि बाकी आतंकवादीवरून फायरिंग करत होते. तर मी माझ्या मित्राला सांगितलं असं कर, या तिघांच्या डोक्यामध्ये एक गोळी फायर कर आणि याला संपून टाक. त्यांनी पहिल्याच्या डोक्यात फायर केली, दुसऱ्याच्या डोक्यात एक गोळी घातली आणि दुसऱ्याचा मेंदू ओढून तिसऱ्या डोक्यावर पडला. त्याला वाटलं की हा मेलेलाच, याला सोडून द्या. आणि आम्ही बाकी आतंकवाद्यांना फायर करायला सुरू केलं. तर थोडा वेळ आमचं लक्ष तिकडे गेल्यानंतर तो जिवंत आतंकवादी आमच्या जवळ येऊन बसला. मोठा दगड होता. मला माहिती याच्याकडं हे पण तर नाही आहे, पण याच्याकडे हँड ग्रेनेड तर टाकू शकतो माझ्यावर. तर मी काय केलं, पूर्ण जंगलात फुल ब्रस्ट फायर केला आणि त्या माझ्या मित्राला मागच्या दगडाजवळ पाठवलं. त्यांनी पण तिथे गेलं, फुल ब्रस्ट फायर केला. मी पण त्याच्या फायर केलं आणि त्याच्याजवळ जाऊन पोहोचलो. माझ्याकडे 3 मॅगझिन होत्या, 3 मधल्या 2 तर संपल्या होत्या. माझ्याकडे राऊंड पण राहिले नव्हते. आता जर माझ्या जर गोळ्या संपल्या तर हे मला येऊन जिवंत पकडतील. त्यामुळे मी एक राऊंड फायर करत बसलो. पूर्ण दिवस गेला, त्यांच्या भरपूर कॅज्युअलिटी केला. माझा एक राऊंड फायर केला तर त्यांची कॅज्युअलिटी 100%. ह्याच बेताने मी फायर करत होतो. त्याच्यानंतर मग रात्र झाली. रात्र झाल्यानंतर पुन्हा सकाळ झाली. जिवंत आतंकवादी होता तो त्या ठिकाणी एकदम बिलकुल तयारीनिशी बसला होता. हातामध्ये एकदम हँड ग्रेनेड घेऊन सगळं. त्याचं अक्षरशः एक पाय तुटला होता, त्यांनी स्कार्फने बांधला होता. काही ठिकाणी गोळ्या लागल्या होत्या, त्याने जास्त सुविधा केली. त्याची बॉडी पण शिवलेली होती, मॉर्फिनचे इंजेक्शन वगैरे मारून घेतलेली होती. तर त्याच्यानंतर मी त्याला आत्मसमर्पण करायचा प्रयत्न केला, परंतु माझी भाषा समजत नव्हती त्याला. मी हिंदीमध्ये बोलायचं, त्याला उर्दूमध्ये कळायचं. पण मी एक लोकल माणूस बोलवला आमच्या कमांडरशी बोलून. त्याने त्याला उर्दूमध्ये समजावलं की तू असं कर, यांच्याकडं आत्मसमर्पण कर, तुला हे जिवंत सोडून देतील. तो तयार झाला, पण म्हटलं पूर्ण कपडे वगैरे अंगावरचे सगळे काढायचे तरच मी तुला घेईल. त्यांनी कपडे वगैरे नाही काढले. म्हटलं सर्व मला लागलेलं आहे, कपडे नाही काढू शकत. तर त्यांनी ते जसे कसाबचे पोच वगैरे होते असे होते आणि सर्व रक्त वगैरे अंगाला पुसलं होतं. आणि मी ज्या जवळ गेलो, पण जवळ जायचं पहिलं मी एक साईडला एक जेवणाला लावून ठेवलं होते की त्याच्या डायरेक्शनमध्ये तुझी रायफल ठेव. जर त्यांनी माझ्यावर फायर करण्याचा किंवा अटॅक करायचा प्रयत्न केला तर याला संपून टाक. जसं मी जवळ गेलो त्यांनी याचं हँड ग्रेनेड काढला आणि माझ्या अंगावर फेकला. छोटासा बॉम्ब असतो, त्याचा ब्लास्ट झाल्यानंतर असं एक 9-10 मीटरपर्यंत त्याचे स्पेंडर उडतात. त्याचा ब्लास्ट झाल्यानंतर मग मी त्याला 4 सेकंद लागतात. तर मी खाली बसलो, त्याचा ब्लास्ट त्याला स्पेंडर काय लागले नाही, तर त्यांनी त्याला मारून टाकलं. तर असे 3 तिथं मारले. पुन्हा रात्र झाली, तो दिवस गेला. नेक्स्ट दिवशी पुन्हा मेसेज आला की अजून पण आतंकवादी त्या एरियामध्ये फिरतात.
मग माझ्याजवळ ते जवान जे बाकी होते सर्व थकलेले होते. म्हटलं यांना सगळ्यांना बदली करा. दुसरे जवान दिले, 17 जवान दिल्यानंतर पुन्हा आम्ही ते सर्च ऑपरेशन सुरू केलं. खालीहून एकदम आणि वरून दुसऱ्या टीमनी 40 ते 45 मिनटं वरती गेलो. एक मोठं झाड होतं. मोठ्या झाडाच्या पाठीमागं 2 आतंकवादी बसलेले होते. तर ते आतंकवादी एकदम जवळ गेला आम्हाला आणि एक सिंगल शॉट फायर केला. एकदम डोक्याजवळून गेला. मला शंका आली आतंकवादी कधी असं एक राऊंड फायर करत नाही, पण त्याचा प्रयत्न काय होता की आम्हाला चित्रवित्र करायचं होतं घाबरून. तर आम्ही प्लॅनिंग केलं. मला माहीत होतं आवाज कुठल्या दिशेने आलाय. मी त्या दिशेने चालायला सुरू केलं आणि बाकी टीमला पाठीमागं ठेवलं. जे माझे सिनियर होते त्यांनी सांगितलं की तुझ्यावर जर अटॅक झाला तर आम्ही पाठीमागे येऊन त्याच्यावर अटॅक करू. आमचं प्लॅनिंग झालं. मी जसं जवळ गेलो तो आतंकवादी एकदम समोर उठला, रायफल काढली. एकदम अशी कठीण चढाई होती. त्यांनी पहिला ब्रश काढला तो माझ्या समोर लागला. जसा ब्रश लागला तसं मी एकदम जमीन पकडली. दुसरा ब्रश डोक्याच्या समोर लागला. त्याची ओळून सगळी माती डोक्यामध्ये गेली माझ्या. मी मागं पळायला सुरू केलं. मोठं झाडात पाठी होतं, खूप जंगल होतं. झाडाचा सारा घेतला. झाडावर त्याने पूर्ण एक ब्रश फायर केला. झाडातून काही गोळ्या पार होत नव्हत्या. जो माझा दुसरा जवान होता माझ्याबरोबर त्याने साईडने जाऊन त्याला फायरिंग करायला सुरू केलं. त्याची रायफलची मॅगझीन तोडली. तेवढं थोडा वेळ मला भेटला तर त्याला पाठीमागं जाऊन मी कमरेपासून डोक्यापर्यंत फाडलं. त्याचे एकदम आतडी बितडी सगळी वेगळी त्याला तिथं मारलं. त्याच्यानंतर तो एक त्याच्याबरोबर आतंकवादी तो पण पळून गेला. पुन्हा आमची टीम वापस यायला सुरू केलं. वापस आल्यानंतर तो आमचा पिछा करत करत आमच्या जवळ आला. पण त्या गावामधला एक व्यक्ती इमानदार होता. त्याने सांगितलं की एक आतंकवादी तुमचा पिछा करत येतोय आणि तुमच्या कॅम्पमध्ये घुसल. जशी माहिती भेटली त्याने आम्ही त्याला बाहेर जाऊनच संपवलं. तर असे 5 तिथं मारले. बाकी आता वेळ कमी एवढं सांगायला खूप वेळ लागेल, कारण क्रिकेटमध्ये जर शेवटची ओव्हर असली का छक्का चौका मारायला सुरू करायला लागते. जास्त मी आता तुम्हाला थोडं लवकरात लवकर संपवतो, कारण बाकी पण लोक बोलणार आहेत. तर असे 5 आतंकवादी तिथं मारले. त्याच्यानंतर पुन्हा पण एक बडं मोठं प्लॅनिंग केलं. सगळे जवान वगैरे सगळे एकत्र केले. मोठ्या लेवलने मोठं सर्च ऑपरेशन सुरू केले आणि बाकी राहिलेले सगळे एक करून पूर्ण 18च्या 18 आतंकवादी त्यांनी संपवलं. या ऑपरेशनमध्ये एकही आतंकवादी वाचला नाही. आपले एक कर्नल आणि 2 जवान शहीद झाले. तर ते शहीद झाले ते आपले कर्नल थॉमस साहेब त्यांना मरणोपरांत अशोक चक्र देऊन सन्मानित केलं. 2 जवानांना 2 शौर्यचक्र दिली आणि मला राष्ट्रपती प्रतिभा दिवशी पटेल यांच्या हस्ते कीर्तीचक्र देऊन सन्मानित केलं. जास्त वेळ न घेता अथर्व फाउंडेशनचं खूप खूप अभिनंदन करतो की आपलं जे कार्य आहे खूप उंच दर्जाचं कार्य आहे आणि हे कार्य असंच पुढे चालू द्या. मी आमदार साहेबांना पण विनंती कराल की आपण बोरवलीला जसं प्रोत्साहित करता, बोरवलीच्या लोकांमध्ये जसं जुनून आणि जज्बा पैदा करता, की हा जुनून आणि जज्बा अख्ख्या देशाच्या मध्ये तुम्ही पैदा करावा हीच माझी शिवसेनेची प्रार्थना आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, आपल्या शौर्य आणि धैर्य गाथाला अथर्व फाउंडेशनतर्फे आणि बोरवलीकरतर्फे नमन. आता मी अथर्व फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री सुनील राणे सर आणि वर्षा मॅडमला मंचावर आमंत्रित करतो. श्री संतोष राले सर आणि मिसेस राले मॅडमला पण मंचावर. चेयरमैन श्री सुनील राणे सर से निवेदन करता हूं कि अगली स्टोरी राइफलमैन औरंगजेब और राजेश सिंह मेजर राजेश सिंह अधिकारी की स्टोरी पराक्रम की गाथा बुलाने के लिए मैं उनको निमंत्रित करता हूं. बोलो भारत माता की. आज मैं जिसकी कहानी आप सबके सामने रखने वाला हूं, सभी से मेरा निवेदन है एकदा सेट करून ठेव, जरा हलवू नकोस 10 वेळा. और ये कहानी
गिलो मत यार, जो गंभीरता से सुने क्या सॉरी यार, उसे पता लगेगा कि इस देश के लिए बलिदान करना कितना कठिन होता है। जो इस सभागृह में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके माँ और पिताजी से मेरा निवेदन है कि अगले 10 मिनट तक शांति से ये घटनाक्रम सुने या फिर ये कहानी सुने जिसमें आप सबको लगे कि देश के लिए बलिदान करने वाले जम्मू कश्मीर से राजौरी जिले में से आने वाले हमारे वीर जाबाज सैनिक, जिसने मौत को अपने सामने देखकर भी दुश्मनों से आंखें मिला करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे राइफलमैन औरंगजेब की ये कहानी। हमने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लगातार हमारी सेना लड़ती रहती है, और ये वारदात के पीछे क्या था ये भी हमने समझने की आवश्यकता है। करीबन 2016 का वो समय था जब कश्मीर की घाटियों में चर्चाएं हो रही थी कि बुरहान वानी की चर्चा हो रही थी, और जैसे हमारे सैनिकों ने पहले तो शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन ने ये बुरहान वानी के जो शिक्षक थे, जिनको कहला जाता है कि शिक्षक, वो भी टेररिस्ट थे, ऐसे बाबा अल्ताफ का खात्मा करने का काम हमारे शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन ने किया। ये कहानी इसके लिए आपको समझा रहा हूं कि राइफल औरंगजेब की कहानी में जितना दर्द है, जितना साहस है, जितनी निष्ठा त्याग इस देश की मिट्टी के लिए है, वैसा ही उसका पीछे का इतिहास भी बहुत खून बहाने वाला है। और 2016 के वो समय में जब बुरहान वानी का खात्मा करने वाले भारतीय जाबाज सैनिकों की कथाएं हम सबको पता लगी थी, और बुरहान वानी का खात्मा करने के पश्चात ये बातें लगातार उठी कि अब इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इस देश में कौन है, और हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ गई थी, चाहे शोपियां हो, बारामुल्ला हो, कुपवाड़ा हो या फिर बांदीपोरा हो। और ऐसे समय पे एक खबर ऐसी आती है कि एक घर में समीर टाइगर, जो हिजबुल मुजाहिदीन का 2 नंबर का कमांडर माना गया, ऐसे कमांडर को चारों बाजू से हमारी सेनाओं ने घेर के रखा है, और वहां पर मेजर रोहित शुक्ला की टीम, इन्हें मैं नाम क्यों बता रहा हूं क्योंकि वो नाम उसके पश्चात बाहर आ गया, और मेजर रोहित शुक्ला को यह पता लगा कि ये घर में वही समीर टाइगर जिसको पूरी फौज ढूंढ रही है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जब कभी हमारे सेना के अधिकारियों पे, सेना के सैनिकों पे हमले होते हैं तो हमलों में पत्थर का वापर करने वाला सबसे पहले अगर कोई था तो ये समीर टाइगर था। और ये चारों बाजू से घिरने के बाद भी ये आतंकवादी हमारे सेना के जवानों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था, और एक घर में बंद चारों तरफ से गोलीबारी होने के बावजूद वो समीर टाइगर लगातार अपने साथ बसे हुए आतंकवादियों के माध्यम से हमारे सेना के जवानों के ऊपर गोलीबारी कर रहा था। हमारे मेजर रोहित शुक्ला की टीम में हमारा राइफलमैन औरंगजेब भी था, और लगातार 1 नहीं 2 दिन तक वहां पर गोलीबारी चली, और गोलीबारी चलने के बाद हमारे सेना के जाबाज जवानों ने समीर टाइगर का खात्मा किया। और समीर टाइगर का खात्मा जिस दिन हुआ, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इन सब की एक बड़ी मीटिंग हुई, और यह मीटिंग में तय हुआ
आतंकवादियों के संगठन के माध्यम से रोहित शुक्ला जो अपने मेजर है, जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लगातार एक नहीं, दो, तीन आतंकवादी नहीं, बल्कि इनके गिरोह का सरदार, उस सरदार का खात्मा करने के पश्चात जम्मू कश्मीर में ये बातें चली कि ये टीम में कौन कौन था। और हमारे इस टीम में जाबाज हमारे राइफलमैन औरंगजेब थे। जब ये बात पूछी गई, भारतीय सेना के रिटायर हवलदार मोहम्मद हनीफ चौधरी खुद सिपाही बने थे, उनके बेटे राइफलमैन औरंगजेब, जिनकी चर्चाएं चल रही थी कि मेजर रोहित शुक्ला की टीम में अगर कौन था, लीडर था, साहसी था, त्यागी था, अपनी देशभक्ति, अपने देश के लिए जुनून से अपने हृदय में तिरंगा लेके चलने वाला कौन था, तो अपना राइफलमैन औरंगजेब हमारे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार था। बात चल गई, समीर टाइगर का अंत हो गया, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के एक नए कमांडर आ गए, लश्कर-ए-तोयबा सक्रिय हो गया, जैश-ए-मोहम्मद सक्रिय हो गया। शोपियां से लगातार ये बातें उठी, राजौरी से उठी, पूंछ से उठी कि राइफलमैन औरंगजेब को खतरा बढ़ने लगा। लेकिन दिलेर औरंगजेब ये कहते हुए अपने दोस्तों को कहता था कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश के लिए, मेरे दिल में जो तिरंगा है उसके लिए मैं देश के लिए लड़ते रहूंगा, चाहे मैं बलिदान कर दूं, चाहे मेरी मौत हो जाए, मैं देश के लिए लड़ते रहूंगा। एक दिन यही अपना औरंगजेब जम्मू कश्मीर के अपने रजौरी के गांव के लिए चल पड़ा था। एक जगह पे हमारे मिलिट्री के सेना के जवानों ने एक जगह पे एक टैक्सी को रुकाया, सेंट्रो टैक्सी थी, उसमें एक व्यक्ति उस टैक्सी को चला रहा था। जैसे आज पवित्र ईद का त्योहार है, वैसे ही पवित्र ईद का त्योहार का महीना था और हमारे जाबाज राइफलमैन औरंगजेब को अपने घर जाना था। और घर जाने के लिए हमारे सेना के अधिकारियों ने उन्हें एक टैक्सी पकड़ के दे दी, क्योंकि 2-3 किलोमीटर का शायद रास्ता था घर जाने का। और उस टैक्सी में औरंगजेब बैठे, सेना के अधिकारियों ने, उनके मित्रों ने उनको कहा कि ईद मुबारक, ईद होते हुए वापस लौट के आना। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि राइफल औरंगजेब, अपना राइफलमैन औरंगजेब जिस टैक्सी में बैठ रहा है, हालांकि अपने घर जाने के लिए, अपनी ईद मनाने के लिए जाने वाला है, आगे चल के क्या परिस्थिति है, आगे चल के क्या होने वाला है, ये किसी को इतनी सी खबर नहीं थी। ना ही हमारे लीडर और साहसी औरंगजेब को थी, ना ही उसके साथ चलने वाले उसके अपने दोस्तों को थी। जैसे वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी निकल के चलने लगी, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के दूरी पे करीबन 7-8 आतंकियों ने उस गाड़ी को घेराव डाला और 7-8 आतंकवादियों ने घेराव डालते हुए हमारे राइफलमैन औरंगजेब को कोई मौका नहीं मिला कि बैठे या बाहर निकलकर उनके ऊपर गोलीबारी कर सके, क्योंकि 7-8 आतंकवादियों ने उस गाड़ी को घेर के रखा। और शोपियां पहुंचने के पहले ही उस गाड़ी को घेरने के बाद हमारे इस राइफलमैन औरंगजेब को अगवा कर लिया गया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि किडनैप कर लिया गया। और पूरे देश में सन्नाटा उठा कि वही समीर टाइगर का खात्मा करने वाली मेजर रोहित शुक्ला की टीम के सबसे बहादुर राइफलमैन औरंगजेब को अगवा कर दिया गया। पूरे देश भर में उनकी तलाश शुरू हुई। जम्मू कश्मीर की पुलिस, भारतीय सेना के जवान,
सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, सभी फोर्सेस तलाश में जुट गई कि हमारा एक लीडर, साहसी, त्यागी ऐसा हमारा राइफलमैन औरंगजेब को किडनैप कर दिया गया, अगवा कर दिया गया। बहुत दिन हो चुके थे, कहीं पर भी ये पता नहीं लग रहा था कि कहां पर हमारा इस देश का सपूत, इस देश का वीर राइफलमैन औरंगजेब है। अचानक सैलानी नामक एक गांव में, जहां पर यह कहा गया कि पुलवामा जिले के कलामपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे खबर आई कि गुस्सू नामक एक गांव में एक शव पड़ा है, और ये शव ऐसा है कि लगता है ये तो शायद भारतीय कोई जवान है, बहुत हट्टा कट्टा उम्दा व्यक्तित्व वाला। और भारतीय सेना के जवान वहां तक पहुंचे और वो शव को जब देखा तो उनके सिर में और गर्दन में गोली मारी गई, और वो बिल्कुल दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था, तो हमारा राइफलमैन औरंगजेब था, जो निडरता से आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना में दाखिल हुआ था। हमारे राइफलमैन औरंगजेब को, पार्थिव को जब छावनी के 15 कोर स्थित 92 बेस अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, तो पूरा गांव का गांव, इतने गांव में से लोग आए। जब पिछले कई वर्षों से ये वारदात हुई 2018 में, और लगातार 3-4 साल में इसके ऊपर काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, जब कभी समय मिलता था मैं देखता था कि इस देश के लिए बलिदान करने वाले बहुत सारे हजारों वीर, लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में बात आती है, एक सच्चा मुसलमान की बात आती है, तो इस देश के लिए कुर्बान करने वाला अगर कोई पिता था तो अपने बेटे को कुर्बान करने वाला पिता भी एक जमाने में अपना सिपाही था, इस हिंदुस्तान का सिपाही था। हमारे शहीद औरंगजेब को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जब उनको अंतिम संस्कार से विदाई दी गई तो ये पता लगा कि उनके जो मित्र थे सऊदी अरेबिया में, उनके जो मित्र थे, जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन उनको ये समझा कि हमारे दोस्तों को आतंकवादियों के गोलियों से छलनी कर दिया है, धोखे से उसको खत्म कर दिया है, अगर सामने सामने लड़ाई होती तो शायद राइफलमैन औरंगजेब 1 नहीं 2 नहीं 20-25 आतंकवादियों का खात्मा कर देता। लेकिन आतंकवादियों ने डर के मारे, गुमराह करते हुए हमारे राइफलमैन औरंगजेब को किडनैप करते हुए उसको छल्ली कर दिया। उसका एक वीडियो बाद में सामने आया। वो वीडियो देखने के बाद पिछले 3-4 साल से मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जम्मू कश्मीर में मैं जाऊं। हालांकि 370 की धारा को समाप्त करने के बाद मैं जम्मू गया, दोहरे गांव तक गया जहां पर पाकिस्तान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तभी 15 अगस्त 2019 को कर्फ्यू था। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो हमारे सेना के जाबाज सैनिक, हमारे उनके पिता मोहम्मद हनीफ चौधरी जी को मैं मिल के आता। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ी, ये सच्ची कहानी, तो गांव वालों ने पूछा, शहीद की मां राज बेगम को पूछा कि आपके दोनों बेटे तारिक और शब्बीर का माता चुनके हुए आपने, उन्होंने वापस उन दोनों बेटे को देश के लिए बलिदान करने के लिए देश की सेना में भर्ती करा दिया। राज बेगम को एक अखबार वाले ने पूछा
पूछा कि राज बेगम साहिबा आप क्या कहती हो, अपने एक बेटे के वो शहादत पे आपको गर्व है? आपको नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है, लेकिन आपने तो दोनों बेटों को आज हिंदुस्तान की सेना में भर्ती कर दिया। राज बेगम साहिबा कहती है मैंने अपना बेटा खोया, पर मुझे उसकी वीरता और देश के उसके जज्बे पर गर्व है। उसकी मां होने पर मैं फक्र महसूस करती हूं। अब मैंने अपने 2 और बेटे देश के नाम कर दिए। आतंकवादियों का जिस दिन सफाया होगा, मुझे लगेगा कि मैंने मेरे 2 बेटों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया है। वो आगे कहती है अगर ये दोनों भी देश के काम आ गए तो मुझे गम नहीं बल्कि मुझे गर्व होगा, मुझे फक्र होगा कि ये तिरंगे के लिए मेरे दोनों बेटे काम में आए। शहीद औरंगजेब को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलने पर उनके पिता व पूर्व सैनिक मोहम्मद हनीफ ने कहा कि मेडल मिलने के लिए हमने ये सब नहीं किया। मेडल मिलना तो गर्व की बात है। मेरा बेटा बहादुर सिपाही था, वो कभी गोली से नहीं डरा, जिसे गुमराह करते हुए आतंकवादियों ने छलनी कर दिया। अगर मौका मिलता तो मेरा बेटा 2500 को शहीद कर देता, 2500 को मार देता। ऐसे शूरवीर परिवार और शहीद योद्धा को मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से हमारे शहीद औरंगजेब के पिताजी पूर्व सैनिक मोहम्मद हनीफ आज कश्मीर से यहां पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से मैं समझता हूं बोलने की भूमि। आप सब लोग खड़े होते हुए मैं उनको मंच पर आने की विनती करता हूं। शहीद औरंगजेब के पिताजी पूर्व सैनिक मोहम्मद हनीफ, जोरदार तालियों से गूंज उठनी चाहिए। भारत माता की। आंखें नम करने वाली है और हमारा सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। मुझे आर्मी से रिटायर हुए 31 मार्च 2023 को मुझे 29 साल पूरे हुए। जो मेरा बड़ा बेटा है वो 101 इंजीनियर्स में अभी 18 साल की सर्विस में चल रहा है, 18 साल पूरे। औरंगजेब को हमारे कश्मीर के कश्मीरियों ने मार दिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखी कि हमारे देश के एक एक नौजवान सिपाही को शहीद कर दिया। और हमें इस चीज का बहुत दुख भी था। ऐसा मौका कहीं मिले, लेकिन औरंगजेब को मारने
जून 2018 को, और उसके बाद हमारी तरफ से, हमारे गांव से, मैंडर से तकरीबन उस समय वक्त पे 100 गाड़ी निकल चुकी थी। क्या हम खुद बदला, हमें हथियार की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब मेरे घर में अपने CDS बिपिन रावत साहब और रक्षा मंत्री सीतारमण जी घर में गए, उन्होंने एक सवाल किया कि हम आपके साथ हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा क्यों खड़ा होता है, हमारे हिंदुस्तान का झंडा क्यों? दूसरा, प्रधानमंत्री ने मुझे, अपने नरेंद्र मोदी ने जम्मू में बुलाया कि मुझे सिक्योरिटी आजाद नहीं दे रही, आप मुझे मिलिए। मैं वहां आकर मिला तो 10 मिनट मेरी बात चली कि मुझे, उन्होंने बोला कि आप बताओ कि मैं आपको क्या दे दूं। मैं कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर चाहिए। मैं 2 रोटी खाता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं खाता, मुझे 3 नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को खत्म करवा दो। यहाँ 370 पैती है। मैं क्या इसके बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं। अभी दोबारा से आपको कमांड मिली है, फिर से शायद मौका मिले या ना मिले, लेकिन इसको आप एक ही बार समाया कर दो ताकि बार बार कोई किसी कोने दूसरे से आवाज ना हो। और आज वो मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर नहीं है। क्या अगर हुई, अगर दोबारा फैलेगी नहीं, अगर हुई तो दोबारा कभी जिंदगी में कश्मीर का नाम, तो फिर हमारे उस इलाके डिस्ट्रिक्ट फोर्स के अंदर रजौरी, उस इलाके में हमें रास्ता नहीं था निकलने के लिए। आप में से कुछ लोग गए होंगे, क्योंकि खासकर ये जो डिफेंस के मतलब जो पुलिस आर्मी अफसर हैं, ये आमतौर इनकी डिप्टी वहाँ पे। तो अभी नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला था ना, पिछले साल की बात है, कि मैं कन्याकुमारी वैष्णो देवी को वैष्णो देवी से एक ही लाइन में जोड़ रहा हूँ और जोड़ के रख दिया। आज हमारा एक प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे तो हमें कोई टेंशन नहीं देती। जहाँ 6 घंटे का रहता था वहाँ 3 घंटे में पहुँचते। ये बड़ी खबर की बात है। तो मैं मुबारकबाद आप सबको देता हूँ, और खासकर हमारे यहाँ फाउंडेशन चेयरमैन के जो, उनको भी, और बाकी सबको मेरी तरफ से, सब बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल। इस शाम की आखिरी स्टोरी नरेट करने के लिए मैं मंच पर निमंत्रित करता हूं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी, जो कि सेना मेडल से सम्मानित है, और वो कहानी बताने वाले हैं कर्नल संतोष बिकुमल्ला संतोष बाबू जी की। वंदे मातरम। 15 जून सन 2020, 15 जून 2020 लद्दाख, गलवान नदी के किनारे ऊंची पहाड़ियां एकदम सीधी खड़ी, और उन पहाड़ियों पर तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान। सूर्य अस्त हो चुका था और उसके साथ तापमान नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों का आक्रोश ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, खून खौल रहा था उनका। वो अपने कमान अधिकारी कर्नल संतोष बाबू की तरफ देख रहे थे कि साहब जी, बस आप आदेश कीजिए ना, अब वहीं जाके चीनी का हम सब हाथ पैर तोड़कर हाथ में देते हैं और उनका सब तंबू तबाड़ा उखाड़ कर फेंक देते हैं, बस आप इशारा कीजिए। आक्रोश तो कर्नल संतोष बाबू के दिल में भी था, लेकिन वो ऊपर से संयम बनाए बैठे थे, अवलोकन कर रहे थे वो परिस्थिति का जो पिछले कुछ दिनों से घट रहा था। वो घटना है जिस प्रकार से घटी थी, जो घटी थी उसके बारे में वो एनालिसिस कर रहे थे। तो कुछ दिनों पूर्व ही वहां पर भारतीय सेना के अंदर वहां पर चीनी सैनिकों ने एक चौकी बनाई थी। तब भी कर्नल संतोष बाबू ने पूरा धैर्य का परिचय देते हुए सूझबूझ के साथ वहां पर गए, अपने समकक्ष चीनी अधिकारी के साथ बातचीत की, समझदारी से उनको समझाया, बुझाया, उनको मनाया, और चीनियों ने उनकी बात मानते हुए वहां से अपनी चौकी को हटा भी लिया था।
बात बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन फिर 14 जून की रात को अंधेरे में आकर चीनियों ने फिर से वहां पर एक चौकी खड़ी कर दी थी, और यह चौकी वही था हमारे भारतीय सिपाहियों के आक्रोश का कारण। कर्नल संतोष बाबू ने एक बार फिर धैर्य का परिचय देते हुए निर्णय लिया कि प्रेम से और शांति से बात की जाए, और इस निर्णय को लेकर वो अपने 35 जवानों के साथ आगे बढ़े, फिर उस चौकी की तरफ पैदल चल पड़े। वहां पर गए, जैसे जैसे वो चौकी के नजदीक पहुंच रहे थे, एक बात उनको बड़ी स्पष्ट होती जा रही थी कि इस बार बात कुछ और है, कुछ अलग है, कुछ तो अलग है, क्योंकि ये सिपाही वो नहीं है जो पिछली बार थे, ये सिपाही वो भी नहीं है जो अमूमन ऐसी चौकियों पर रहा करते हैं। ये सिपाही कुछ और हैं चीन के। इनकी आंखों में मक्कारी, इनके चेहरे पर धूर्तता स्पष्ट नजर आ रही है, कमीनापन इनकी बॉडी लैंग्वेज में स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी योजना के अनुरूप आगे वो बढ़ते गए, और उन्होंने उसी योजना के अनुरूप सोचा कि मैं अपनी शांति का प्रस्ताव उनका जरूर लेकर जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रामायण के युद्ध के पहले श्री राम ने अंगद को भेजा था रावण के पास कि युद्ध को टालना है, तो एक बार प्रस्ताव भेजा था कि शांति से क्या हम युद्ध टाल दें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले जाकर दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि क्या हम युद्ध टाल दें, लेकिन तब ना रावण माना था, ना दुर्योधन माना था, ना अब इस बार चीनी माने तो है नहीं, ऊपर से वो बदतमीजी पर आ गए, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने लगे। उन्होंने अब इसके लिए विशेष रूप से जो हथियार इकट्ठे किए हुए थे, धारदार नुकीले कांटेदार हथियार, उससे लेकर वो भारतीय सिपाहियों पर वार करने लगे, और चारों तरफ की चोटियों पर चीनी सिपाही जो पत्थर लेकर बैठे हुए थे छुपकर, इसी योजना के अनुरूप वो चारों तरफ से पत्थर फेंकने लगे, और पूरा का पूरा पहाड़ भारतीय सेनाओं पर होने लग गया। देवी और सज्जनों, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब लड़ाई सेनाओं की है तो वहां बंदूक क्यों नहीं था, भारतीय सिपाही बंदूक लेकर क्यों नहीं गए, और वहां चीनी भी पत्थरों से या धारदार अस्त्रों से क्यों प्रहार कर रहे थे, वहां बंदूक क्यों नहीं है। इसलिए मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूं आपको। क्योंकि सन 1996 में तब की भारत और चीन की सरकार ने समझौता किया था कि सीमाओं पर हम आग्नेयास्त्र नहीं रखेंगे, फायरआर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे, बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके पीछे भी पृष्ठभूमि ये है कि 1962 के युद्ध को भारतवासी और पूरी दुनिया जिस रूप में याद रखते वो अलग बात है, लेकिन चीनी इस बात के लिए याद रखते हैं कि उस समय भी पुराने बंदूकों के बावजूद, सीमित गोलियों के बावजूद भी 1962 के युद्ध में प्रत्येक भारतीय सिपाही ने 10-10 चीनियों को ढेर कर दिया था। ये बात चीनियों को तब भी याद थी, और 1962 के बाद से भी जितने भी झड़पें हुई थी चीन के साथ, हर बार भारतीय सिपाहियों ने अपनी बंदूक का लोहा बनवाया था और लाशों के ढेर लगा दिए थे चीनियों को। चीनी जो थे भारतीय सिपाही का बंदूक के साथ जो शौर्य है, जो रणकौशल है, वो उससे भली भांति परिचित थे, आतंकी थे, भयभीत थे, थर थर कांपते थे। और इसीलिए अपने सिपाहियों की मनोदशा को समझते हुए चीन की सरकार ने हमारी सरकार के साथ ये समझौता कर लिया कि हम सीमा पर हथियार नहीं रखेंगे। अपने सिपाहियों की मनोदशा को तो चीनियों ने अच्छे से समझा, लेकिन इस समय वर्तमान में गलवान पे जो सिपाही थे, उनकी मनोदशा और उनकी पृष्ठभूमि में समझने में थोड़ा सा भूल कर गए चीनी। वो भूल कर गए कि इस 16 रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यपेट जिले की जिस भूमि से आते हैं, वो महान शूरवीर चोला और विजयनगर साम्राज्य की भूमि थी। उस भूमि में उनका शौर्य वहां के प्रत्येक सिपाही में, नागरिक में रचा बसा हुआ था। वो भूल गए कि बिहार रेजिमेंट के ये सिपाही जिस भूमि से आते हैं, वो महान चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शौर्य की भूमि है, और इनके रग में वो
चाहे कभी अपने ही रक्त से हर भारतीय सिपाही को तिलक लगाता है, ये वो भूल गए थे। They didn't know what they are getting into. They didn't know against whom they are getting into. And the battle started. And सबसे पहले जो उन्होंने वार किया, सबसे आगे क्योंकि कर्नल संतोष बाबू ही थे, सबसे पहले उन्हीं पर धोखे से उन्होंने वार किया, उन धारदार हथियारों से, और कर्नल संतोष बाबू के रक्त बहने लगा, वो लहूलुहान हो गए। वो शांति और सौम्य से खड़े कर्नल संतोष बाबू की विनम्रता को वो भूल समझ बैठे थे। वो विनम्र कर्नल संतोष बाबू ने अब रक्त से सने हुए अपने मस्तक से बहते खून के बीच से अब जब आंखें उठाकर देखी चीनियों की तरफ, तो उनकी आंखों का रौद्र रूप देखकर, उनकी हुंकार देखकर चीनी सहम गए, डर गए कि ये तो अलग मानव है जो अब तक प्रेम की बात कर रहा था। अचानक इसने वो ललकार लगाई कि वहां पर बिहार रेजिमेंट को जो सिपाही थे, न जाने कब से दो दो हाथ करने को तड़प रहे थे, अचानक टूट पड़े उन चीनियों पर, और बात तब तक पीछे बटालियन तक भी पहुंच गई जवानों के बीच कि भाई चलो रे, हमरा सीओ साहब पर ये लोग हाथ उठाया है, आज इनका नानी इलाज देंगे हम लोग, इनका कैंप तब सब उखाड़ देंगे, चलो वहां से। और बिहार रेजिमेंट के सिपाही अपने वीर जो उनका बैटल क्राई है, बोलो भी नहीं थी, हमारे पास उतनी तैयारी भी नहीं थी, जिसके हाथ में जो आया, डंडा आया, लाठी आई, टैग आया, जो कुछ भी लेकर आया, पत्थर आया, लाख भूसा, उसी से भिड़ बैठे और वहां 40-50 सिपाहियों को ढेर कर दिया, और वहां से खदेड़ कर जो बाकी बचे चीनी थे, अपना तंबू बम्बू उखाड़ कर छोड़कर वहां से भाग बैठे। लेकिन इसी बीच में और तब तक उन्होंने प्रयास किया कर्नल संतोष बाबू को ये कहने का कि साहब हम आ गए, आप पीछे चलिए, लेकिन उसके विपरीत कर्नल संतोष बाबू वहीं डटे रहे। उन्होंने कहा मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यहां से आखिरी चीनी सैनिक यहां से भाग नहीं जाएगा। और वो ललकारते रहे, निर्देश देते रहे अपने जवानों का, किधर से जाओ, ये करो, वो करो, जवानों आगे बढ़ो। और यह कहते कहते पूरे चीनी सैनिक वहां से खत्म हो गए, भाग गए। लेकिन इस बीच इस लड़ाई में लगभग हमारे भी 20 सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए, और इसमें से अधिकांश वो थे जो उन खड़ी पहाड़ियों से गिरकर नीचे गलवान नदी में चले गए थे, और इस युद्ध को, इस मोर्चे को जीतते जीतते विजय और वीर गति दोनों प्राप्त की कर्नल संतोष बाबू ने। वो भी अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों को बचाया। और 26 जनवरी सन 2021 को कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से अलंकृत किया गया, और कर्नल संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती संतोषी ने वो पुरस्कार ग्रहण किया। आज भी 16 बिहार रेजिमेंट के जवान जब उस रात को याद करते हैं, कर्नल संतोष बाबू की उस ललकार को, हुंकार को याद करते हैं, बिहार भी उनका बाजुएं फड़कने लगती हैं, बदन में बिजली कौंध जाती है। ऐसा लगता है उनको कि उस रात कर्नल संतोष बाबू ने कह रहे थे, कर्नल संतोष बाबू कह रहे थे, धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन बहा, धरा हिला गगन गुजा, नदी हिला पवन बहा। तो शंख की पुकार पर तो सबसे पहले वार कर, तो शंख की पुकार पर तो सिंह से दहाड़ कर, और तू प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर, तो सबसे पहले वार कर। जय जय भारत।
की गाथाओं को नमन करते हुए और इस गलवान घाटी को हमारे सामने सत्य कथा जिस तरीके से कथन की, उस वीर जवान को भी सलाम करता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी के जोरदार तालियां। अंत में मैं आप सभी बोरीवली मुंबई वासियों और आए हुए अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस सभा में सम्मानित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और समापन की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, सभी से निवेदन है कि आप कल भी इस प्रोग्राम के लिए आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।